अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, फैसला हमारा होगा। और ये ऐलान बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतखाबात लड़ने के लिए एक लाइन है जो ड्रॉ कर दी गई है, और जो लोग उस लाइन के इस तरफ होंगे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होगी, और जो ग्रीन जोन के अंदर होंगे उनको इंतखाबात लड़ने की इजाजत होगी। इसका मतलब ये है कि यह फैसला रियासत पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और अब इस रियासत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले फैसले पर पैरा देने का टाइम आ गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब छा गए हैं। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें हालिया दिनों में होने वाली कुछ पेशरफ्त का जायजा लेना पड़ेगा, और खास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का आज पेशावर कोर के दौरे और वहां से जारी होने वाली खबर का भी जायजा लेना पड़ेगा, ताकि हम इन तमाम जॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ें और हमारे सामने जो तस्वीर है वो मुकम्मल तौर पर वाजे होकर सामने आए। अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से दो टोक ऐलान सामने आया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और इलेक्शन शेड्यूल अगले चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। यह ऐलान बहुत ही ज्यादा अहम है कि क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल को रुकवाने के लिए एक शहरी साहब अचानक सरगर्म हो गए थे, और वो शहरी साहब कल पहुंच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कमाल तेज रफ्तारी के साथ बगैर किसी एतराज के इस शहरी की दरखास्त को समाअत के लिए फिक्स भी कर दिया था, और इसके लिए एक 2 रुकनी बेंच भी तश्कील पा गया था, जिसको हेड कर रहे थे जनाब मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब। और आज सुबह 9 बजे इस मुकदमे की समाअत भी थी। इसका मतलब यह है कि इसको निहायत ही अर्जेंट लेवल के ऊपर डील किया गया। जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत थी, ठीक उसी वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी एक मुकदमे की समाअत थी, और वो मुकदमा था जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है उसके हसूल के लिए। और वहां पर यह बात जनाब जस्टिस इजाज साहब, जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, इजाज अनवर साहब, उनकी तरफ से सामने आई कि जनाब ये कौन सा मेरिट है, ये कौन सा तरीकाकार है कि एक सियासी जमात के लिए जो पाबंदियां हैं वो मौजूद हैं, वो जलसे नहीं कर सकते, वो जुलूस नहीं कर सकते, वो कन्वेंशन नहीं कर सकते, उनके दफातर नहीं खोले जा सकते, जबकि दूसरी तरफ किसी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। ये बात वहीं पर आ जाती है जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया कि एक हद फासिल, एक लाइन खींच दी गई है। अब अगर इस सिनेरियो को हम देखें तो ये जो शहरी साहब हैं, ये जिस दरखास्त को लेकर गए हैं उस दरखास्त के इशारे हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आज की जाने वाली तकरीर के साथ मिलते हैं। शहरी साहब क्या कहते हैं? शहरी साहब ने इस दरखास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनाब इस बात का खुद नादरा के हुक्काम और दीगर पाकिस्तानी इदारे तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन थे, उन्होंने या अफ़गान के साथ साथ दीगर ममालिक के जो शहरी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने लिए कुछ शिनाख्ती दस्तावेज़ात बनवाई हैं, आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, पासपोर्ट बनवा लिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवा लिए हैं, और उनके नाम भी वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। और ये चूँकि तमाम के तमाम लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, लिहाजा इनकी तरफ से हासिल किए जाने वाली पाकिस्तानी शहरियत के डॉक्यूमेंट्स या उनके पास मौजूद दस्तावेज़ात तमाम की तमाम जाली हैं, और उनकी जाली होने के हैसियत से जहां पर उनके पास जो वोटिंग राइट है वो इस बात के ऊपर सवाल पैदा कर देगा कि इलेक्शन के अंदर हकीकी मानों में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से राय दी गई है। और इस शहरी की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन खैबर पख्तूनख्वा के साबिक फाटा के इलाके और कराची के अंदर मुकीम हैं, लिहाजा इन वोटर लिस्ट्स का असर नौ जायजा लिया जाए और इसकी स्ट्रिक्ट किस्म की स्क्रूटनी की जाए, ताकि नतारा किया जा सके कि कौन हकीकी मानों में वोट देने का लायक है और कौन वोट देने का लायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये दरख्वास्त अहमियत की हामिल थी, लेकिन एक गैर संजीदा नौयत के जो है ना इसका वो पैरामीटर्स सामने आए हैं, क्योंकि इस शहरी ने इस हवाले से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसको दी जानी चाहिए थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाना चाहिए था हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसी नुक्ते को उठाया गया और कहा गया कि जनाब अगर आपके पास कोई ऐसी वो है शिकायत मौजूद है जो आपने इलेक्शन कमीशन को सामने की थी, उसको रिकॉर्ड पर रखा जाए। मेरा ये मानना है
میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے لے کر، وہ اسی صورت میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گی جب اس حد فاصل کا جس کا میں نے آپ کے ساتھ بار بار ذکر کیا گیا ہے اس کو حقیقی معنوں میں تسلیم کر لیا جائے گا۔ امید یہ رکھی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں تبدیلی، عمران خان سے بیرسٹر گوہر خان تک کا سفر کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کی پولیٹیکل اویئرنس آئے گی کہ جناب ہمیں اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم اس حد تک گنجائش ضرور دی جانی چاہیے تاکہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں اور الیکشنز کے لیے میدان میں موجود رہ سکیں۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی ایک پاپولر پولیٹیکل جماعت ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جو صورتحال ہے وہ بہت حد تک گراؤنڈ کے اوپر تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت لوگ روایتی پولیٹکس کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر تمام تر ان کی خرابیوں کے باوجود ہمیں جمع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حقیقت سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کے اندر اضافہ ضرور ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کے کانفیڈنس لیول میں بہتری ضرور آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ نواز شریف نے یہاں پر آتے ہی ایک ایسا زبردست بیانیہ تشکیل دے دی ہے جس نے عمران خان کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی الائنمنٹ اور اس تاثر کا تقویت پانا ہے کہ جناب یہ جو ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پرائم منسٹر ان ویٹنگ نواز شریف ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں صورتحال کے اندر ٹلٹ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی مقبولیت اوپر آ رہی ہے، لیکن یہ ابھی اس لیول پر نہیں آئی جہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل الیکشن کی صورت کے اندر لیول پلینگ فیلڈ میں دونوں پہلوان ایک دوسرے کے ساتھ سیم طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ یہاں پر بھی ابھی کچھ فرق نظر آ رہا ہے، اور وہ فرق ہمیں پشاور ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت سے نظر آ رہا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہو کر نظر آ رہی ہے خود عدالت کے ریمارک سے کہ جناب ایک تفریق کی جا چکی ہے۔ اب اس تفریق کی بابت جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے نہایت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تشریح کی ہے ایک انٹرویو میں جو انہوں نے ڈان نیوز کے پروگرام نیوز آئی میں اینکر پرسن ابسا کومل کو دیا، اور اس انٹرویو کا جو کانٹینٹ ہے وہ ڈان نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر بھی شائع ہوا ہے۔ اس میں جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے جن سیاستدانوں نے سیکیورٹی مسائل پر بات کی ہے انہوں نے پہلے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور لیکن سیکیورٹی کنسرنز موجود ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے یہ ریمارکس انفیکٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بار بار اٹھائے جانے والے ان نکات پر مبنی تھی کہ جناب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت بدامنی کی لہر ہے، وہاں پر تو انتخابات کا ماحول ہی نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر موجودہ صورتحال میں انتخابات کا انعقاد بہت ہی مشکل صورتحال کو پیدا کر دے گا۔ یہ بات بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے کہ انتخابات کے حوالے سے خود مین سٹریم پولیٹکس کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ کر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ البتہ جس تقسیم کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے سوال جب پوچھا گیا انوار اللہ کاکڑ صاحب سے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ کہنا تھا سوال کے جواب میں، اگر آپ کسی خاص شخص کا معاملہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا متعلقہ اداروں سے پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ ان سے سوال ہوا تھا کہ جناب یہ جو لوگ اچانک چلے پر چلے جاتے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب جو بندے چلے پر جاتے ہیں وہ خود ہی آگے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ چلے پر کیوں گئے تھے اور ان کو چلے پر کیوں لے کے گئے تھے۔ اگر وہ زبردستی چلے پر گئے ہیں تو ان کو قانون سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میں متعلقہ اداروں سے بات کر کے ہی آپ کو اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ البتہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن مہم روکنے کی کوئی شکایت آئی تو اس پر غور کریں گے، کیونکہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں اور مہم چلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ وہ تمام لوگ جو
9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और उन पर अभी तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है साबित नहीं हो सका, लेकिन चूंकि वो 9 मई में उनके नाम आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो इंतखाबात हैं इनमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर भी आके वही है कि जनाब ये फैसला कहाँ पे हुआ, किसने किया, और इस फैसले के बारे में अनवारुल हक काकड़ साहब ने इस इंटरव्यू से पहले पाकिस्तानी कौम को आगाह क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कहते हैं ना जी, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। बंदा उस वक्त तक मासूम और बेगुनाह है जब तक उसको उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। फौजी अदालतों के अंदर मुकदमात अपनी जगह पर, लेकिन उन मुकदमात को काला दम या उस कार्रवाई को काला दम करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अभी तक उस कार्रवाई को या उस फैसले के ऊपर किसी तरह का कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं है। अनवारुल हक काकड़ साहब का यह मानना है कि इस वक्त उनकी बात की अगर मैं तशरीह करूं तो उनका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक लाइन लगा दी गई है, एक हद फासल खींच दी गई है। एक हिस्सा है रेड जोन और दूसरा हिस्सा है ग्रीन जोन। वो तमाम लोग जो किसी न किसी एतबार से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके नाम आए हैं, दुरुस्त गलत इल्ज़ामात साबित हुए हैं नहीं हुए, वो तमाम लोग 9 मई के अंदर जिनके नाम हैं या जिनके ऊपर मुकदमात हैं, वो ना इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे, ना उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, ना उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होंगे, और ना ही उनको किसी भी तरह की कोई सहूलत इंतखाबात के हवाले से हासिल होगी। अलबत्ता वो तमाम लोग जो ग्रीन जोन में मौजूद होंगे, और इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम लोग किसी भी तरीके से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं हैं, उनके लिए हर तरह की आसानी होगी और वो पॉलिटिकल जो है वो सरगर्मियां कर सकेंगे। तो फिर यहां पर आकर एक बेसिक सवाल आ जाता है कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये बात क्यों कही गई कि पीटीआई को अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां जारी रखने के लिए जो है वो बारहा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो ग्रीन जोन में भी मौजूद है, उसको भी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिल रही, और यही एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंसिया के लिए। यकीनी तौर पर वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और इस वजह से रियासत पाकिस्तान का हर फैसला कबूल होना चाहिए, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन जो बाकी रह गए हैं उनको जो है ना, वो जिसने आज आया ना वो वासिक नईम साहब का, वासिक नईम, हाँ, वो जो पीटीआई के जो है साबिक डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली, उन्होंने अपने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब मैंने सियासत और पीटीआई दोनों को छोड़ने का ऐलान करता हूं। और उनके बारे में भी ये खबर आई थी कि जनाब आज उनके इस ट्वीट से पहले पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जनाब साबिक डिप्टी स्पीकर साहब पंजाब असम्बली को भी नामालूम लोगों के हमरा जाते हुए देखा गया है, और उसके बाद उनका फिर ये ट्वीट आ गया। सवाल तो आपको पता है पैदा हो जाते हैं। इस सूरत हाल में ये जो बात है अहमियत की हामिल है। अब अगर हम उसी दरख्वास्त की तरफ वापस जाएं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो फिर हमें ये बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंतखाबात के लिए कुछ शराइत हैं। मुझे इस तरह फील हो रहा है, अब मैं बार बार कल से लेकर अब तक मुसलसल इस बात का जिक्र करूँ। आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको इसी हवाले से बताया था कि इंतखाबात के लिए एक माहौल की तश्कील ज़रूरी है। वो माहौल को बनाया जाना इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर के दौरे में जो उन्होंने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का किया, और वहाँ पर उन्होंने जनाब अफसरान और जवानों से भी खिताब किया, और उसके साथ साथ उन्होंने कौमी वर्कशॉप का भी, नेशनल वर्कशॉप के शुरका से भी खिताब किया, और इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मुईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं, और इनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनके वतन वापस भेजा जाएगा। उनका ये कहना था कि दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली के ज़रिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर मुल्कियों का फ़ैसला हुकूमत ने
पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया है और इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अब अगर आप इस बात को भी देखें कि दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली के ज़रिए नाकाम बनाया जा रहा है, तो ये जामे हिकमत अमली है, इसके कुछ चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। और बिलाशुबा ये जो फैसला है गैर मुल्की तारकीन वतन को उनके मुल्क वापस भिजवाने का, ये बिलाशुबा एक ऐसा इक़दाम है जिसके बारे में ये बात कही जा सकती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब छा गए हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह के डेयरिंग फैसले पाकिस्तान में नहीं किए गए थे, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बात तो सबको पता था कि ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है ये यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जो रियासत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रही हैं, और ये लोग पाकिस्तानी मीशत के ऊपर भी ब्लैक इकोनॉमी की वजह से एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये यकीनी तौर पर एक बेहतर इक़दाम है। अलबत्ता जो सियासी खींचातानी है वो अब ज़रा शिद्दत इख्तियार कर गई है। देखना यह है कि ये वाला ऊँट अब जाकर किस करवट बैठेगा। ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।